एमपी डीएलएड वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर योग शिक्षा का पेपर आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर बताऊंगा। 16 जून का पेपर है और आप सभी को एक ऐसा पेपर लेकर आया हूँ जो कि आपको यहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं और जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वो सिर्फ आईएमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें, क्योंकि मैं वीडियो में 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप क्या करें, पेपर को मिस ना करें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। यहाँ पर स्क्रीन के सामने जैसे कि आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे कि सूर्य नमस्कार का संबंध है। तो सूर्य नमस्कार का संबंध किससे होता है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग या फिर हठ योग। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नमस्कार का जो संबंध होता है वो हठ योग से होता है। तो यहाँ पर आपको हठ योग ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए मेहनत करेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम है, तो महर्षि पतंजलि के अनुसार यम क्या है? तो इसमें आपको लिखना है यम एक ब्रह्मचर्य है। प्रसिद्ध पुस्तक गीता में कितने अध्याय है? तो इसमें अध्याय लिखना है। प्रसिद्ध पुस्तक गीता में 18 अध्याय हैं। यहाँ पर आपको 18 अध्याय ध्यान रखना है। सभी मेरे प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो। शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। तो पोषक तत्वों का यातायात किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? परिसंचरण तंत्र। तीसरी आँख कहलाती है। तो पीनियल ग्रंथि को थर्ड आइज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको पीनियल ग्रंथि लिखना है। अब मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ जो आपको देखना है, याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, बस इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है, आपके ध्यान करते समय कौन कौन सी बाधाएँ आती है? लिखिए। श्वसन तंत्र संबंधी एक रोग की व्याख्या कीजिए। आप विद्यालय में किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हैं और कराते हैं तो क्यों कराते हैं? इनके आंसर देखना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जैसा कि आपसे पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन कि आपके ध्यान करते समय कौन सी बाधाएं आती है, तो उन बाधाओं को हमें यहाँ पर लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चंचल मन का बार बार भटकना और पुराने अनुभवों या भविष्य की चिंताओं में खो जाना। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है। शारीरिक बेचैनी में लिखना है शरीर के किसी हिस्से में दर्द, खुजली या बैठने में असहजता महसूस होना। एक पॉइंट आपको ये लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगला पॉइंट लिखना है नींद या आलस्य, ध्यान के दौरान सुस्ती महसूस होना या झपकी आना। बाहरी शोर में लिखना है आसपास के वातावरण से आने वाली आवाज़ें जो एकाग्रता भंग करती है। तो ये भी आपको किस में लिखना है? आपके ध्यान करते समय जो बाधाएं आती है उनमें आपको लिख कर आना है। तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का आएगा। जैसे कि पूछा है कि श्वसन तंत्र संबंधी एक रोग की व्याख्या कीजिए। तो एक रोग की व्याख्या करना है। जैसे कि श्वसन तंत्र संबंधी एक रोग हो जाएगा अस्थमा। तो अस्थमा में क्या लिखना है कि अस्थमा श्वसन तंत्र की एक प्रमुख बीमारी है जिसमें फेफड़ों के वायु मार्ग में सूजन आ जाती है और वे संकुचित हो जाते हैं। इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार होंगे। इसके लक्षण स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इतना। अब अगला देख लीजिएगा। लक्षण है खांसी, घबराहट, सांस फूलना और छाती में जकड़न। कारण है धूल, मिट्टी, प्रदूषण, धुआं, एलर्जी या ठंडी हवा इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा, है ना। आप विद्यालय में किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हैं और कराते हैं तो क्यों कराते हैं? विद्यालयों में सामान्यतः 7 से 8 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया जाता है। अब क्यों कराते हैं? क्यों का जवाब सुन लो। इस आयु तक बच्चों का शारीरिक विकास और संतुलन बेहतर हो जाता है। सूर्य नमस्कार से उनका सर्वांगीण विकास होता है, शरीर लचीला बनता है, एकाग्रता बढ़ती है और उनकी मांसपेशियों व हड्डियों को मजबूती मिलती है। यह बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करना है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है, याद करना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है कि प्राणायाम को परिभाषित कीजिए में लिखना है आपको। महर्षि पतंजलि के अनुसार श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है।
यह योग का वह अंग है जिसके माध्यम से हम अपनी श्वास की गति को नियंत्रित कर मन और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो ये आपको 5वें का आंसर लिखना है प्राणायाम के बारे में। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव। तो श्वसन तंत्र पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि, श्वसन दर में कमी, फेफड़ों की शुद्धि। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का आएगा, मांसपेशियों की मजबूती और तनाव और चिंता में कमी। तो इतना आपको श्वसन तंत्र पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है ये लिखकर आना रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं, ये 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन्हें भी याद करके जाना है। और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर अभी तक आपको बताए गए हैं, ओनली मोस्ट के तौर पर मैं प्रश्न बताता हूं जो परीक्षा में आते हैं। तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, अच्छे से मेहनत प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।